पश्चिम बंगाल से एक ऐसा बयान आया जिस बयान को लेकर बीजेपी की थिंक टैंक अब उसको दरकिनार नहीं कर सकती है, बीजेपी को मुश्किल में डाल सकती है। बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का यह बहुत बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चे की अस्मिता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बंगाल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी और इसी दौरान शुवेंदु अधिकारी ने दो बड़ी बातें कही। एक तो उन्होंने पीएम मोदी के नारे में करेक्शन कहा और जोर देते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अब नहीं होगा, जो हमारे साथ हम उनके साथ, ये होना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात, बंगाल अल्पसंख्यक मोर्चे के अस्तित्व पर सवाल उन्होंने उठा दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, जो तीन सवाल हम हर दिन अपने डिबेट में उठाते हैं, वो सवाल आपके सामने। क्या बीजेपी हिंदू मुसलमान वोट में बैलेंस नहीं बना पाई? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल आपके सामने लाते हैं, बंगाल असम में बीजेपी को मुसलमानों ने क्या नकार दिया? सबका साथ, सबका विकास बीजेपी को मुसलमानों को रास नहीं आया क्या? इसके अलावा सवाल यह है कि क्या जो वोट नहीं देगा अब उसका साथ नहीं दिया जाएगा? इसी अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। सबका साथ, सबका विकास बंद करो, नो नीड संकल्प मोर्चा। ये अल्पसंख्यक जब अल्पसंख्यकों की कोई वैल्यू ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, तो अल्पसंख्यक मोर्चा बनाने की जरूरत क्या है? वो बात मेरा पर्सनल है और पॉलिटिकल है। इसका साथ गवर्नमेंट का स्लोगन का वही संपर्क नहीं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल बीजेपी को अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं। पहले उनका पूरा बयान आपको सुनाते हैं। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारी साथ हम उनका साथ, जो हमारी साथ, जो हमारी साथ, जो हमारी साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संकल्प मोर्चा। ভালো থাকুন, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शुवेंदु अधिकारी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि हिंदू बचाओ संविधान बचाओ अब पार्टी सिर्फ वोट देने वाले हिंदू समुदाय की बात करेगी। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारी साथ हम उनका साथ, जो हमारी साथ, जो हमारी साथ, जो हमारी साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संकल्प मोर्चा। ভালো থাকুন, जय श्री राम। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 12 सीटें मिली। टीएमसी ने राज्य की 42 में से 29 सीटें जीत ली थी। बीजेपी ने इस चुनाव में संदेश खाली का मुद्दा जोर शोर से उठाया। इसके बाद भी उसे 6 सीटों का नुकसान हुआ। पिछले दिनों हुए विधानसभा उपचुनाव में भी टीएमसी ने 4 सीटें जीत ली। बीजेपी का स्कोर 0 रहा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा की कोई जरूरत नहीं, तो उन्होंने ये सही कहा। जैसा कि मैं समझता हूँ कि जब अल्पसंख्यकों की कोई वैल्यू ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, तो अल्पसंख्यक मोर्चा बनाने की जरूरत क्या है? जो लोग अपना ईमान बेच दे, जो भारतीय जनता पार्टी की हर बात में हाँ मिला ले, उन्हें अल्पसंख्यक मोर्चा वगैरह में जगह मिल जाती है। अल्पसंख्यकों के वोट बैंक का मुद्दा ऐसा नहीं कि बीजेपी नेता शुवेंदु ने ही उठाया हो। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी चिंता भी जाहिर की। मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है।
इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। चुनाव में हार के बाद पार्टी के मंथन में ये सामने आया कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों ने एक तरफा टीएमसी के लिए वोट किया। बीजेपी को किसी भी लोकसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यकों का वोट नहीं मिला। 3 किलोमीटर दूर मानिकतला में कोई हिंदू लोग को वोट डालने नहीं दिया गया है। 54% वोट हुआ, ओनली 12% अलाउड टू कास्ट देयर वोट, 42% फर्जी वोट। बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बयान से साफ है कि लोकसभा चुनाव और बंगाल उपचुनाव में जो रिजल्ट सामने आए उससे नेता परेशान हैं। तो क्या आने वाले दिनों में बीजेपी का थिंक टैंक अपने इन दो कद्दावर नेताओं के बयान पर ध्यान देगा? गैर हिंदू वोटर के लिए रणनीति पर काम करेगी बीजेपी? इसी मुद्दे पर आज सबका हिसाब होगा। दो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। इसके बाद उस पर एक और लाइन जुड़ गई, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। लेकिन अब बंगाल में जब हार का सामना करना पड़ा तो बंगाल के बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारे साथ हम उनके साथ। क्या ये बयान देकर शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को फंसा दिया? इस पर हम चर्चा करेंगे। कई खास हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जो भी हमारे साथ जुड़े हैं मेहमान, संजय राणा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सैयद जवाद भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं। जवाद भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संजय सरकार जी हमारे साथ टीएमसी नेता, संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। एक बड़ी उम्मीद थी बंगाल से बीजेपी को, लेकिन जब वो उम्मीद टूटी तो अब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भाई हम क्षेत्र में जाते हैं अपने, तो वहाँ पे हमको काला झंडा दिखाया जाता है और कहा जाता है ये हिंदुओं की पार्टी है। और अब ऐसे में सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिएगा, जो हमारे साथ हम उनके साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात है शुभेंदु अधिकारी का मानसिक जो ये संतुलन हो चुके हैं, उसको कोई अच्छा बढ़िया साइकियाट्रिस्ट दिखाना बहुत जरूरी है इस समय में। बंगाल में यदि पूरा डॉक्टर के जितना ट्रीटमेंट है फ्री कर दिया है और फेयर प्राइस मतलब जो मेडिकल शॉप भी खोल दिया। अगर 100 रुपया का मेडिसिन का कीमत होगा तो 33 रुपया में वो मेडिसिन। नंबर भी लगवा दीजिए उनका फिर आप। हाँ, उनको ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है इस समय। तो मानसिक संतुलन जो खो चुका है, आप बताइए तो सबको साथ बोल ये जो बात बोल रहा है, ये मुख्तार अकबर नकवी को हटा सकते हैं, सनाज हुसैन को हटा सकते हैं, ये शाहजाद पुनावाला को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकता है। बताइए तो सिकंदर बख्श जो मतलब फाउंडर मेंबर तो उसको हटा सकता है? नहीं हटा सकता है। इसका मतलब क्या? अगर बोलेंगे हिंदू मतलब जो मुस्लिम लोग हिंदू को वोट देने नहीं दिया है, सबसे ज्यादा बंगाल में हिंदू रहता है। मुस्लिम 27% होता है तो 73% बंगाल में हिंदू रहता है। तो हिंदू का वोट नहीं है। हम हिंदू नहीं है, शुभेंदु अधिकारी हिंदू नहीं है, जो हिंदू वोट नहीं करता है। ये बेकार के बात बोलता है। इसका मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और बिल्कुल 2026 में जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, मैं आपको बता रहा है 225 से 245 के बीच में टीएमसी सीट मिल रहा है। आज अब लीक के रख दीजिए, उस दिन फिर आपको 2026 में आपको साथ बैठेंगे, ये चर्चा भी करेंगे उस दिन। लेकिन सबसे बड़े बात क्या है मालूम है? ये जिस ढंग से ये बात बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, इसके ऊपर काफी नाराजगी है। एक दिलीप घोष और दूसरे नंबर काल सुकांतो मजूमदार बयान दिया, जो यहाँ का अध्यक्ष है, वो मंत्री भी है। बोला सीबीआई ईडी लेकर से अरेस्ट कराने से हम जीत जाएंगे। ये गलत फहमी है। इसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करो, नतीजा क्या हुआ? 0 सन्नाटा। जब बूथ में संगठन, बंगाल में सबसे बड़ा जो चुनाव होता है बूथ संगठन के ऊपर में चुनाव होता है। यहाँ पर यहाँ पर कोई भी पार्टी यहाँ पर राज करता है तो संगठन उसको जरूरत होता है। जिस समय हम लोग तृणमूल कांग्रेस फाउंडेशन 98 में किए थे, हम लोग का आदमी था, हर गली में 200 आदमी निकालता था। इसको एक रैली होता है, मोहल्ला का जो रैली है, एक वार्ड का रैली होता है, 10 आदमी नहीं निकाल कर नहीं आता है। अगर जीतने को उम्मीद करता है, 78,903 बूथ है, जहाँ पर बूथ में वो मतलब जो आपको एजेंट दे नहीं पाता है। अगर बोलेंगे तो हम लोग एजेंट का व्यवस्था करके बैठा देंगे। एक बूथ में आपको मालूम है, जो राष्ट्र में चुनाव हुआ है 273। ठीक है संजय जी हम जो है राणा साहब के पास जाएंगे, लेकिन आप उनका नंबर लगवा दीजिएगा। आप बोले भाई बहुत तगड़ी शिक्षा आपकी चिकित्सा व्यवस्था है, तो नंबर लगवा दीजिएगा उनका। संजय भाई, ये जो बयान दिया है शुभेंदु अधिकारी ने, क्या फ्रस्ट्रेशन है या ऐसे बयान देकर उन्होंने बीजेपी को फंसा दिया? देखिए अंजनी जी, हम चर्चा करते हैं इस बयान की, तो अगर प्रधानमंत्री हो या कोई सरकार हो, वो जो बयान है प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ सबका विश्वास जो है, सबका विकास जो है, ये किसी भी सरकार का बयान होना चाहिए। और ऐसे ही सरकार चलती है, सबको साथ लेके चलती है। जहां तक बात होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो नो डाउट भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की राजनीति करनी चाहिए और उस देश
कि जो स्वर्णिम विकास है उसकी राजनीति करनी चाहिए। लेकिन हाँ, इस तरह से हिंदू मुस्लिम में बांट करके खाई नहीं बनानी चाहिए। देखिए, कोई वोट दे ना दे उसकी अपने विचार होते हैं, अपना विवेक होता है, उस पर अपनी उसकी सोच हो सकती है। लेकिन आप खड़े मंच से अगर इस तरह के बयानबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे एक वर्ग को जो आपको आज भी वोट नहीं दे रहा, मानता हूं आपको वोट नहीं दे रहा, लेकिन आप तिरस्कार नहीं कर सकते। मैं बार बार ये बोलता हूं कि तिरस्कार करने का हक किसी भी पार्टी को नहीं है। वो सभी लोग यहाँ के नागरिक हैं, सभी नागरिकों को अपना अपना अधिकार क्षेत्र मिला हुआ, अधिकार के तहत वो वोट डालते हैं। आपको अपनी राजनीति करनी है, अपने वोट बैंक की राजनीति या अपने वोट बैंक की करनी चाहिए। जैसे कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वो अपनी वोट बैंक की राजनीति करे, टीएमसी अपनी राजनीति करे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की राजनीति करनी चाहिए। लेकिन इस तरह के जो बयान होते हैं जिसमें खाइयां बढ़ती हैं दो समाज के बीच, दो समुदाय के बीच, उस तरह के बयानबाजी से थोड़ा सा अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। और किसी भी नेता को, देखिए, वो हो सकता है पार्टी के नेता के तौर पे एक बयान दे सकते थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है इस बयान से कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा। और ऐसे बयानबाजी को किसी भी पॉलिटिकल लीडर को जो सार्वजनिक जीवन में जमात भाई, आप चाहिए। तो यूपी से आते हैं। जब 2022 में चुनाव हुआ था, हम आप डिबेट पे बैठे थे, हुआ था भाई मुसलमानों ने भी वोट दिया, खासकर मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया। अब पश्चिम बंगाल में नहीं वोट मिला तो कह रहे भाई वोट नहीं तो काम नहीं। अब क्या हुआ, जो हमारे हैं हम उनके साथ हैं। जी अंजनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बड़ा मशहूर शेर है कि तुम्हारे जबर में हमारे सब्र में एक जंग जारी है, ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा कि पलड़ा किसका भारी है। और आज तो भारतीय जनता पार्टी के और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिए हुए जुमले के ऊपर शुभेंदु अधिकारी ने जो है वो कालक पोत दी। हमें पता था ये जुमलेबाजी है, हम इस चीज को मानते भी थे, लेकिन है ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। उन्होंने तो उस लायक भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा। और यही सच्चाई है असली भारतीय जनता पार्टी की। आप मुसलमानों को गालियां दें, लिंचिंग हो गई, जिसने लिंचिंग करी ऐसे लोगों को मालाएं पहनाएं, जितने करप्ट लोग हैं, जिनके ऊपर करप्शन के गंभीर आरोप लगे हैं, जब आप उनको अपनी पॉलिटिकल पार्टी में लेंगे और उनसे आप ये तवक्को करेंगे वो आपका वोट बैंक सादा करेंगे, आपने दूसरी पार्टी से लेकर के उनको भारतीय जनता पार्टी में लेकर के आए, तो कम से कम उनका कैरेक्टर, अच्छी बात है, सामने नजर आ रहा है। और यही विचारधारा संघ की भी रही और यही विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की रही। पहले खामोशी से बात हुआ करती थी, पर्दे के पीछे से बात होती थी, अब तो खुल करके बात हो रही मुस्लिम विरोध की। क्या इसमें संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों पे कार्रवाई करेगी जो भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं? दिन रात आप तो चलाते हैं टेलीविजन पे, कल को कोई कांग्रेस का नेता बोल देता है, कल को कोई विपक्षी नेता बोल देता है तो उसका फोटो लगा करके चलाया जाता है कि फलाने के नेता ने यह बोला। समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने बोल दिया तो अखिलेश यादव का फोटो लगाया जाता है। अगर किसी कांग्रेस नेता ने बोल दिया तो राहुल गांधी जी, प्रियंका दीदी का और उसके बाद आदरणीय सोनिया जी का और खड़गे जी का फोटो लगा के चलाया जाता है कि इनकी आइडियोलॉजी यही है। आज फोटो लगा के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी चलाया जाए और भारतीय जनता पार्टी का भी चलाया जाए कि यही मानसिकता, सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की। देश के अंदर भाई से भाई को लड़ाना। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने तीनों मेहमानों को सुना। क्या आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ने बैठे बैठे विपक्ष को एक बड़ा मौका दे दिया? एक तो नारा प्रधानमंत्री का था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब क्या विश्वास की कमी हो गई क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि विपक्ष तो मौके की तलाश नहीं रहती है। आप विपक्ष बिना मौके पर भी बोलते रहते हैं। जहां तक सवाल है शुभेंदु दा के इस वक्तव्य का, तो इस वक्तव्य को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। उनके कहने का मतलब ऐसा नहीं था कि हम मुस्लिमों के खिलाफ हैं। उनके कहने का मतलब था जो हमारे साथ है हम उनके साथ है, माने राष्ट्रवादी मुस्लिमों के साथ हम हैं। लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो रोहिंग्या, जो घुसपैठिए, जो वोट बैंक की राजनीति सीपीएम से शुरू कर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने की है, हम उसके खिलाफ है। अगले दिनों में पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो जा रही है। हर एक विधानसभाओं की जो डेमोग्राफी आप देखेंगे पूरी तरह से चेंज हो जा रही है। हम उसकी विरोधिता करते हैं। हमने इस वक्त शुभेंदु दा ने इस वक्तव्य को इस तरह से नहीं कहा था, इसको तोड़ मरोड़ करके लेकिन अब मैम जो हम बयान चला रहे हैं, बयान को फिर से हम चलवा देंगे। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास कहना बंद करो। नो न्यू बीजेपी
अल्पसंख्यक हमको नीड ही नहीं है, नहीं नीड है अल्पसंख्यक मोर्चे की। नहीं, राष्ट्रवादी मुस्लिमों के साथ भारतीय जनता पार्टी है। ये पश्चिम बंगाल नहीं, भारतवर्ष में भी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और इसको ही देख, इस नारे को देखकर इस तरह से काम कर गए पिछले 10 सालों में वो ग्लोबल लीडर, आज विश्व नेता बने हैं। उनके इतने फैन, तो उन विश्व नेता की किरकिरी आपके नेता करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बंद कर दो ये कहना सबका साथ सबका विकास। शशि जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के रोहिंग्या, पश्चिम बंगाल और उनके कहने का क्या मतलब था? वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये नारा एक बार सुन लो जवाब भाई, पहले राउंड में उनको सुन लो फिर आते हैं। आ रहा है पश्चिम बंगाल में जवाब में एक बार सुन लेते हैं शशि जी को, इसके बाद थोड़ा सा उनका आवाज भी दिक्कत है जी। पश्चिम बंगाल की हर एक विधानसभा की डेमोग्राफी बदली जा रही है। हम इसके खिलाफ, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ। तो शशि जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें ये हमको आजादी है, हम किसको वोट दें किसको न दें। इसका मतलब अगर एक तबका आपको वोट नहीं देगा तो आप उसका विकास नहीं करेंगे, उसका साथ छोड़ देंगे आप? नहीं, हम लोगों ने हमेशा अपनी हार, जहाँ पे हम हारे हैं वहां हमने सर झुकाकर अपनी हार स्वीकार की है, और जहां पर जीते हैं वहां पर भी नतमस्तक होकर हमने जनता का धन्यवाद किया है और उनके लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री का यही सेवा भाव आज 10 साल में तीसरी बार सरकार बनाया है। नेहरू जी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री है जो यहाँ पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए हैं। वो भी इतने अच्छे बहुमत से आए हैं, 240 की सीट भारतीय जनता पार्टी की, उसके साथ में हमारी एनडीए की सरकार बनी। लेकिन विपक्ष जहां 99 को लेकर 99 के पेड़ में पड़ा हुआ है। शशि जी, संजय सरकार जी टीएमसी के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि शुभेंदु दादा की दिमागी स्थिति खराब हो गई है, हमारे अस्पताल बहुत अच्छे हैं, हम इलाज करवा देंगे। पहली बात, अभी उनकी बात ही मैं बोलने जा रही थी। गार्डन रिच में उनका जो अस्पताल है वहां पर रोज ऑपरेशन हो रहे हैं और लोग रोज अंधे हो रहे हैं वहां पर सरकारी हॉस्पिटलों में। तो ऐसी चिकित्सा व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं जनता को स्वास्थ्य मिले। जनता के लिए स्वास्थ्य कार्ड आप लोगों ने बनाया, लेकिन स्वास्थ्य कार्ड का पेमेंट आपकी सरकार नहीं करती। ठीक है, दिवालिया सरकार है। संजय जी, आपने कहा कि शुभेंदु दा की मानसिक स्थिति गड़बड़, आप इलाज करवा देंगे, लेकिन आपके इलाज पे भरोसा ही नहीं है। हाँ बोलिए, आ रहे संजय जी, आ रहे। अच्छा, एक बार अपनी बात क्लियर करिए शशि जी, थोड़ा आवाज बढ़ाइए, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जो अपने आप को बोलते हैं सर्वभारतीय दल के नेता, उनकी दल, पहले मैं उनको बता दूं, उनका दल सर्वभारतीय दल नहीं है, उनका दल एक क्षेत्रीय दल है। और ये क्षेत्रीय दलों की असुविधा की वजह से आज भारतवर्ष की ये परिस्थिति बन गई है पिछले 60 सालों में। पश्चिम बंगाल में सिर्फ नहीं, बाकी सब प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों से ऊपर उठकर हमें देश के स्वार्थ के लिए सोचा है हमारे प्रधानमंत्री ने, और देश के स्वार्थ के लिए सोच के आज वो ग्लोबल लीडर बने, विश्व में भारत विश्व गुरु बना आज भारत। ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए। इस परिस्थिति में लेके गए संजय जी, जवाब दीजिए। मोदी जी विश्व गुरु हैं, लेकिन उनके नारे को उन्हीं के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई कहने की जरूरत नहीं है। संजय जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रहा जवाब भी आ रहा है, पहले संजय जी को सुन लेते हैं। हाँ, गार्डन हॉस्पिटल के बारे में बता रहा था, वो रेलवे हॉस्पिटल के हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवे का हॉस्पिटल है, स्टेट गवर्नमेंट हाथ में नहीं है गार्डन हॉस्पिटल। नंबर 2, रोहिंग्या के बारे में, रोहिंग्या कब इंडिया में एंट्री हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए ना बहन, सुनिए। 2017 में 25 अगस्त का दिन में, सुनिए ना आप सुनिए, जानकारी लीजिए, जानकारी लीजिए जानकारी नहीं, जानते ही नहीं है ये, आप जान लीजिए पहले। हर विभाग आपका आज आप लोगों उनको स्टॉप कराएंगे, उनको सब हम बोल देता, आपको सब बोलने नहीं देंगे, आप कैसे बोलेंगे? शशि जी, एक बार सुन लेते हैं उनको। हाँ बोलिए संजय जी, इस बार शशि जवाब दीजिएगा। आपकी पार्टी का स्वभाव है। नहीं, अगर ऐसा बोलेंगे तो हम बोलने नहीं देंगे इनको, पूरा चुनाव इनको बोलने नहीं देंगे। इस संजय जी बोलिए, शशि जी एक बार सुन लीजिए संजय जी को। हाँ संजय जी बोलिए। रोहिंग्या का बारे में बताता है, रोहिंग्या का मतलब जो कब का, 2017 में 25 अगस्त का दिन में म्यांमार में रोहिंग्या के ऊपर में, मतलब जो म्यांमार से जब सेना है उसने उसके अटैक किया था। बंगाल में कोई म्यांमार का बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर जो है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल में बॉर्डर है। 1650 किलोमीटर का बॉर्डर है। सुनिए ना, बॉर्डर हम नहीं देखता है, बॉर्डर कहीं एसएसपी देखता है, कहीं आईटीबीपी देखता है, कहीं बीएसएफ देखता है, बीएसएफ देखता है। गृहमंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह थे, गृहमंत्री राजनाथ सिंह थे, उसको जिम्मेवार तो आपको बनता है। बीएसएफ का वहां पर भांग पी के सोए थे,
और जो घुसपैठिया रोहिंग्या इंडिया में घुस गए हैं और विप्लव देव रोहिंग्या को फिर दूध सब्जी सब कुछ देते हैं। नहीं नहीं, दूध सब्जी सब कुछ रोहिंग्या को देने वाला त्रिपुरा का मुख्यमंत्री विप्लव देव देते थे। आपको जियोग्राफिकल नॉलेज बिल्कुल जीरो है आपको पास में, क्यों बोलिए तो आपको सारा नॉलेज तो आप और आपकी सरकार को है, सारा नॉलेज आप और आपकी मुख्यमंत्री को है, सारा नॉलेज आपकी मुख्यमंत्री को है। जो इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपके देश के जवानों को बेटी आती है को सब में लिंक नहीं है, ये भी आप जानते नहीं है। और घुसपैठिया रोहिंग्या के बारे में यहाँ वोटर कार्ड बनवा रही है आपकी सरकार, यहाँ रोहिंग्याओं को वोटर कार्ड बनवा रही है आपकी सरकार, यहाँ रोहिंग्याओं को अक्सर दे रही है आपकी सरकार। आपको कहाँ चल के रोहिंग्याओं को देखना है? आप जो बोल रहे हैं रोहिंग्या नहीं है यहाँ पर, नहीं अगर हमारी सरकार ने किया, अगर हमारी सरकार ने ठीक है, हमारी सरकार ने किया तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आपत्ति जताई? संजय जी आ रहे हैं। राणा साहब आपके पास आते हैं। देखिए, दो नेताओं को आपने सुना और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, मेहरुद्दीन रंगरेज भाई भी जुड़ गए हमारे साथ, AIMM के प्रवक्ता। मेहरुद्दीन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब देखिए, पश्चिम बंगाल से जो बयान आया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उम्मीद के मुताबिक बीजेपी का प्रदर्शन नहीं हुआ, नेता प्रतिपक्ष थे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम अपने क्षेत्र में जब जाते हैं तो हमको कहा जाता है भाई हिंदूवादी पार्टी, हमको लोग वोट नहीं देते हैं। अब ऐसे में सबका साथ सबका विकास कहना बंद करिए। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि ये जो नारा है वो प्रधानमंत्री का है और जो मैंने बोला ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। देखिए, मैं एक बात से अपनी बात कहना शुरू करूंगा कि ये इस तरीके के जो नेता हैं, अभी एक बिहार में भी एक नेता थे, सांसद थे, उन्होंने कहा था यादवों ने हमें वोट नहीं दी तो हम यादवों का काम नहीं करेंगे। तो ये दिखाते हैं कि जैसे अच्छे दिन का वादा किया गया था, ब्लैक मनी लाने का वादा किया गया था, वो सब जुमले निकले। तो ऐसे ही अच्छा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा भी ये दिखाई देता है कि चुनावी जुमला है। और उन्होंने जो है एक बार तो, मगर जो उनके मन में बात थी वो तो उन्होंने बता ही दी। उसके बाद चाहे वो लाख कह ले कि मेरा ये व्यक्तिगत जो है बयान था, मगर ये दिखाता है कि इनकी सोच कितनी नफरत कितनी करते हैं मुस्लिम समाज के लोगों से। उन्हें चाहते हैं कि, और भाजपा सरकार में एक भी मंत्री जो है वो मुसलमान कैबिनेट में नहीं है मोदी जी की सरकार में। तो वो दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों को बिल्कुल हाशिए पे ला के खड़ा कर देना चाहते हैं। मगर हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का एक ही एजेंडा है, जो दलित है, आदिवासी है और जो जिनके साथ जो है हिंसा करी जाती है, जिनके साथ कार्रवाई होती है, जिनके जो जुल्म किए जाते हैं जिनके ऊपर, हम उनके साथ खड़े हैं। ये हमारी पार्टी का स्टैंड है। दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं, शुभेंदु अधिकारी अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं जो है बहुत बड़ा नेता हूं, और इस तरीके से वो इस तरीके का बयान भाजपा की जो MP हैं उनकी तरफ से आए दिन आते रहते हैं। कई बार उन्होंने मुस्लिमों से सामाजिक बहिष्कार की भी बात कही, मारने काटने की भी बात करी। गिरिराज सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान भेज देना चाहिए था मुसलमानों को, यहाँ गलत रुक गए सेकुलरिज्म की वजह से। मैं कहना चाहता हूँ ये होते कौन है देश में है, और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो पूरे देश के होते हैं, ना कि वो व्यक्तिगत एक भाजपा के होते। मगर उनकी छवि को कैसे धूमल कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। जब तक मोदी जी कोई स्टैंड नहीं लेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे या उनको पद से नहीं हटाएंगे। शशि जी सबका आप जवाब दीजिएगा, लेकिन अभी राणा भाई आपके पास आएंगे। हाँ, राणा भाई आपके पास आएंगे। देखिए, उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास करना बंद कर दें और नो नीड अल्पसंख्यक मोर्चा। क्या अब बंगाल में अल्पसंख्यक मोर्चा की जरूरत नहीं है? क्या जो स्ट्रेटजी है वो फेल हो रही है बंगाल में, और क्या ये पूरे भारत में लागू होगी, या शुभेंदु अधिकारी ये कह के फंस गए और पार्टी को फंसा दिया? तो तीन बातें इस पर वो ध्यानपूर्वक सुनने की जरूरत है, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी संजय दादा ने बोला कि उनकी मानसिक स्थिति खराब होगी। अगर उन्होंने हिंदुत्व की बात कर दी है तो मानसिक स्थिति खराब हो गई है। अगर चर्चा करता उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है। मैं मानसिक स्थिति में जाता हूँ, किसकी मानसिक स्थिति खराब है या नहीं खराब है वो जांच का विषय है, दोनों का जांच हो जाना चाहिए। अब जहां तक बात है शुभेंदु अधिकारी की, देखिए बताइए अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? जो संख्या में कम हो, जो 20 करोड़ लोग होते हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं क्या? आप पारसी अल्पसंख्यक हो सकता है एक बार, हम जैन एक बार अल्पसंख्यक हो सकते हैं, जिसकी देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी अल्पसंख्यक कैसे हो सकती है? तो बिल्कुल सारे अल्पसंख्यक जितने भी आयोग है या अल्पसंख्यक जो संगठन बने हुए उसको खत्म कर देना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3 जब चर्चा करते हैं वो किस बात पे बोले? डेमोग्राफिक चेंजेस की चर्चा कर रहे हैं।
आसाम में 1991 में 14% मुस्लिम की आबादी थी, आज 40% हो गई है। कितने का इजाफा हो गया है आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। अब मैं बताता हूं बंगाल में उनका दर्द क्या है। देखिए, एक जो राष्ट्रवादी नेता होता है वो किसी पार्टी का, उसको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है जब डिस्ट्रिक्ट लाइक साउथ परगना, साउथ 24 परगना हो, नॉर्थ 24 परगना हो, नाडिया हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, दक्षिण दिनाजपुर हो, उत्तर दार्जिलिंग हो, ये जो डिस्ट्रिक्ट में आपको बता रहा है उसकी डेमोग्राफिक 30 से 60% मुस्लिम आबादी आ चुकी है। मैं नहीं बोलता रवैया है, सारे बाकी बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पे आके बसे हैं। और जाके देख लीजिए डार्क ग्रीन में रेड फ्लैग है इस समय, तो वो प्रश्न क्यों नहीं उठाएंगे? ये बताइए, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों पे कोई प्रश्न उठा रहा नहीं? जो मुसलमान कहीं बाहर से आते हैं हमारे देश में आ जाते हैं, हमारे देश में बस। लेकिन राणा भाई, अभी संजय दादा ने कहा कि भाई रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? बॉर्डर है। एक मिनट, आप ये बताइए बांग्लादेश की, संजय दादा बांग्लादेश की जो बाउंड्री है कितने किलोमीटर की है ये बताइए? फेंसिंग लगाई जा सकती थी, अगर लगाई जा सकती थी क्या 75 साल जो कांग्रेस की सरकार थी फेंसिंग क्यों नहीं लगाई? नंबर 3, देखिए आप पुलिस लगा सकते हो, कितनी पुलिस लगा सकते हो? मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है तो आधार बॉर्डर कौन देखते हैं, सुविधा कौन प्रोवाइड करता है, ये भी सोचने का बात होगा। तो समस्या क्या है? अभी जो इलेक्शन हुए थे, पिछले इलेक्शन में चुनाव हुए, वहां पे सारे के सारे लोग मुसलमान अधिकारी क्यों रखे गए? नंबर 1, अभी एक भर्ती हुई है वहां पे जिसमें कॉलेज में इंजीनियरिंग की वैकेंसी निकली है, उसमें क्या लिखा हुआ है? आपको इस्लाम का नॉलेज होना जरूरी है। ये बताइए, इंजीनियर के लिए भर्ती हो रही है, इसमें मुसलमान इस्लाम की नॉलेज होने की क्या जरूरत है? तो कहीं ना कहीं इस्लामीकरण की तरफ उस प्रदेश की सरकार घूम रही है, उस प्रदेश की सरकार काम ठीक है। और जवाब भाई, राणा भाई कह रहे हैं कि भाई अगर किसी ने हिंदुत्व की बात कर दी तो कह दिया जाता है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये तर्क दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वहां पे जो पूरा भौगोलिक इतिहास समझा दिया कि वहां पे आबादी बढ़ रही है और वो उसमें ज्यादातर घुसपैठिए हैं। नहीं, मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को और उनके समर्थकों को कि डरो मत, डराओ मत। और हिंदुत्व की ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, आरएसएस की नहीं है, ना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की है। ये इस बात को लगातार राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर उठाया था। सुनिए, और अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए, कांग्रेस के पास है, अब आपके बीच में नहीं बोला। और आप जो है हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है। किसी को गाली देना, किसी का बहिष्कार कर देना, किसी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म कर देना, ये सनातन संस्कृति नहीं है। सनातन संस्कृति जो है सबको साथ लेने की है। और उन्होंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी को चैलेंज कर दिया। अरे बीच में नहीं। हाँ भाई सुनिए, आपकी आवाज थोड़ा कट भी रही है। राणा जी, आपकी आवाज कट भी रही है, थोड़ा क्लियर आवाज आ भी नहीं रही है, तो समझ में नहीं आ रहा। जी जवाब भाई, ना हो गया। जवाब जी बोलिए। भाई इनको रोकिए। हाँ बोलिए। मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं सुन रहा था इनको, ये मेरे बीच बोलिए। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, बड़ी बात हो रही है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, तमाम चीजें। अभी एक भाई ने जवाब दिया, अरे यही भारत के अंदर मणिपुर जो है वो जल रहा है और राहुल गांधी जी जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जा पा रहे हैं या जाना नहीं चाहते हैं वहां, संभाले अपने देश की स्थिति संभल नहीं रही है और यहां पर आकर के बयानवीर बने हुए हैं, ज्ञान देंगे आकर के पूरे देश को। ये नकारात्मक सोच के अंदर धकेलने वाली मानसिकता है जिसका चेहरा आज साफ नजर आ रहा है और शुवेंदु अधिकारी जैसे तमाम नेताओं के अंदर जो है ये नफरत देखी जाती है। और आपको बता दूं, अभी जब स्मृति ईरानी जी को ट्रोल करा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उनके समक्ष आकर के खड़ा नहीं हुआ। कौन खड़ा होता है? अरे बड़े दिल वाला नेता है राहुल गांधी, जो खास तौर पे विपक्षी नकारात्मक सोच के लिए वो खड़ा होकर के बड़ी लाइन खींचता है और स्मृति ईरानी के समर्थन में खड़ा होता है, एक महिला के सम्मान में खड़े होता है। ये नैतिकता तय करेंगे बेगैरत लोग, बेशरम लोग, बेहया लोग। बस अब आप देखिए, अभी आप राहुल की तारीफ कर रहे थे, अभी राहुल का जो एजेंडा था आप उसको खुद नकार रहे हैं। राहुल ने आपको सिखाया ना ये नहीं बोलना है, या फिर राहुल गांधी भी दिखावा कर रहे हैं? नहीं, मुझे तकलीफ होती है ऐसे बयानवीरों के ऊपर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की चुप्पी जो है वो इन लोगों को हिम्मत देती है। शशि जी, ये जो बयान शुवेंदु दादा ने दिया, गृह मंत्री जी को, शुवेंदु अधिकारी ने जो ये बयान दिया, क्या इसको लेकर कोई नोटिस, कोई संज्ञान लिया गया पार्टी की तरफ से? क्योंकि अब देखिए मुद्दा मिल गया है, अब आप घिरी हैं, सारे विपक्षी हमला करेंगे। क्या अब ये जो तीर निकल चुका है
इसका कोई उपाय है, कोई नोटिस लिया जाएगा? नहीं, शशि जी नहीं, हम लोग अपनी तरफ से कोई सेफ साइड रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारा बयान एकदम क्लियर है कि राष्ट्रवादी मुस्लिमों के पक्ष में हम। हमारे कांग्रेस के भाई ने जो भी कहा, ये बेशरम बैगल लोग हैं, ये कहकर इस तरह की अनपार्लियामेंट्री संजय दादा सुन लीजिए एक बार, संजय जी सुन लीजिए, संजय जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, चूंकि शशि जी की आवाज थोड़ा दिक्कत है तो उनको सुन लीजिए, उनके बीच में बोलिए। शशि जी बोलिए, शशि जी की आवाज उठाइए। दूसरे हमारे ओवैसी जी की पार्टी के लोग यहाँ पर विराजमान है और वो बड़ी बड़ी देशप्रियता की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और उनके सांसद, उनके नेता जब संसद में शपथ लेते हैं तो वक्तव्य क्या रखते हैं लास्ट में? फिलिस्तीन जिंदाबाद। ये भारतीय जनता पार्टी की सहनशीलता है कि उनके सांसद ही उनके बहिष्कृत नहीं किया गया उनको। फिलिस्तीन जिंदाबाद रहते हैं भारतवर्ष में। अगर आपको देश पसंद नहीं है तो जो देश पसंद है उसमें जाके रहिए। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, यहाँ पर आके देशप्रियता की बात करते हैं, आप भारतवर्ष की बात करते हैं, यहाँ के मुस्लिमों के लिए बात करते हैं। राष्ट्रवादी मुस्लिमों के लिए भारतीय जनता पार्टी हर समय साथ में है, हर समय उनके विकास के लिए काम करती है। लेकिन जो रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी, जो घुसपैठिया और आप लोग जैसे लोग जो फिलिस्तीन जिंदाबाद करते हैं, उनके खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी की बात हम करते हैं, मणिपुर जाने का समय हुआ उनके पास में। पश्चिम बंगाल में हर जिले में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। सोनारपुर में घटनाएं घट रही है, कुछ बिहार में घटना करिए। राहुल गांधी के पास समय नहीं हो रहा है यहाँ पे आने के लिए। वो मणिपुर जा सकते हैं, वो पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में नहीं आ सकते। वो मणिपुर जा सकते हैं, उनको पश्चिम बंगाल के इसका मतलब शुभेंदु जी का जो बयान है आप लोग उसका बचाव कर रही हैं। शशि जी, शुभेंदु जी का जो बयान आप लोग बचाव कर रहे हैं। नहीं, बचाव नहीं है, उनका क्लियर वक्तव्य है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। वो बोले हैं जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। फिर से सुनवाइए उनका वक्तव्य। मैम एक बार फिर से सुनवा दे, आज बात क्लियर हो जाए। एक बार फिर से सुनवा दे, सुनवाइए भाई। अमित जी जरा सुनाइए उनको, अमित जी सुनाइए। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारी साथ हम उनका साथ, जो हमारी साथ, जो हमारी साथ, जो हमारी साथ हम उनका साथ। सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন, जय श्री राम। আমিও বলে शशि जी सुना आपने, वो कह रही कि सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड अल्पसंख्यक मोर्चा ना। तो उन्होंने क्लियर कहा है कि सबका साथ सबका विकास। मतलब पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनके विकास के लिए हम काम नहीं करेंगे। यहाँ पर जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है उनके लिए दल काम करेगा। आज पश्चिम बंगाल में विरोधी दल नेता, उनकी अधिकार उनका होता है कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर, हर जगह उनको रोका जाता है जाने। मतलब अभी भी आप उनके बयान के साथ हैं, आप उनके बयान के साथ हैं शशि जी? देखिए पार्टी का एक ही स्टैंड है, पार्टी हमारे सारे राष्ट्रवादी मुस्लिम भाइयों के साथ है। पार्टी राष्ट्रवादी मुस्लिमों के साथ में है, ये पार्टी का स्टैंड है। वो हो सकता है कि शुभेंदु दा ने आवेग में बोल दिया हो उस तरह से, उनके बयान को तोड़ मरोड़ को पेश किया हो, लेकिन पार्टी हमारी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है। ठीक है, नीरज सिंह जी एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नीरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जिस तरीके से ये बयान आया शुभेंदु अधिकारी का, क्या जो एक उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, उसकी बौखलाहट थी? क्या देखते हैं आप इसको? ऐसा है कि यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो टैगलाइन है, हाँ, सबका साथ सबका विकास जी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी का कहना जो है ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन विचार में कोई ऐसा नहीं है कि विपरीत है। अच्छा, आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं। जैसे योगी जी भी यूपी में कहे थे कि यदि आप हमारे साथ हैं तो हम भी आपके साथ हैं, जितना आप मेरे साथ है उतना आपके साथ है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि राष्ट्रवादी मुस्लिम जो लोग राष्ट्रवाद है, यदि जो हमारे साथ है तो हम उनके साथ हैं। देखिए यहाँ पर उनका व्यक्तिगत विचार तो, ये तो पार्टी की विचारधारा तो हो नहीं सकती है मेरे विचार से। अब पार्टी इस पे खंडन करेगी। ऐसे कुछ देर पहले उन्होंने खंडन भी किया है कि हमारा बातों को तोड़ मरोड़ करके रखा गया है। इसमें तोड़ा क्या गया सर, वही बता दीजिए आप। पे ये चीजें बदलते नीरज भाई इसमें बताइए, इसमें क्या तोड़ा गया? साफ साफ मैं बयान सुनवा भी रहा हूं। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास बंद करो, हाथ जोड़ा और कहा कि नो नीड अल्पसंख्यक मोर्चा।
अब इसमें क्या तोड़ दिया गया, क्या मरोड़ दिया गया, जरा बताएं आप। देखिए, जो तोड़ना मरोड़ना, तो एक शब्द में जो अंतिम शब्द कहे हैं कि हमारे साथ जो आएंगे हम उनके साथ जाएंगे, तो ये उनका सोच है, उनका व्यक्तिगत सोच है कि जो हमारे साथ आएंगे हम उनके साथ जाएंगे। ऐसे वहां भी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनका भी यही विचार रहा है कि जो हमारे साथ आए हम उनके साथ ही जाएंगे, जो हमारे साथ नहीं रहे हैं उनके साथ हम नहीं जाएंगे। ये होते आ रही है। तब तो नीरज जी, ये तो नई तरह की लोकतंत्र हो जाएगा। मान लीजिए मैंने आपको वोट नहीं दिया तो फिर आप हमारे सरकार नहीं रहेगा, आप हमारे लिए काम नहीं करेंगे, ये क्या, ये तो नई परंपरा शुरू हो जाएगी फिर तो। बिल्कुल, ये संविधान के विरुद्ध है। ये संविधान के विरुद्ध है, संविधान के विपरीत है। और माननीय मोदी जी के भी विपरीत है, क्योंकि उनका भी टैगलाइन है कि सबका साथ सबका विकास। संजय जी, तो संजय जी, नीरज जी कह रहे हैं कि भाई आपकी भी सरकार भी वही करती है, आपके भी जो वोट बैंक है उनके लिए काम करती है, ये क्या नई परंपरा शुरू हो रही है? देखिए, हम काम करते हैं गरीब के लिए, हम करते हैं किसान के लिए, हम करते हैं मजदूर के लिए। हम नहीं देखते जात, नहीं देखते पात, हम लोग नहीं देखते हैं और नहीं देखते धर्म। हम सबको साथ, सबको विकास के जो कोशिश है हम लोग यहाँ पूरा करते हैं। यहाँ कन्याश्री भी हिंदू को मिलता है, मुस्लिम को भी मिलता है, ईसाई को भी मिलता है, आदिवासी को भी मिलता है, आपको आप हरिजन को भी मिलता है, ओबीसी है, यादव को, सबको मिलता है। यहाँ पर कोई नहीं बोलता हमको नहीं मिलता है। यहाँ पर कुछ भी विकास के लिए कोई राजनीतिक नहीं होता है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी अभी जो स्थिति है, थोड़े दिन बाद रुकिए, उसको भी भारतीय जनता पार्टी से निकालने का वक्त हो गया। वो कभी भी निकल जाएंगे कि वो अभी दूसरे जगह जाने के लिए तैयारी कर लिया। मेरे भाई संजय राणा जो बोला है, अभी बोला जो मुस्लिम 40% हो गया है। मुस्लिम 40% होने का कारण क्या है? कारण हो गया है जब आप एक बच्चा लेंगे और वो 5 बच्चा लेंगे। आप 5 बच्चा क्यों नहीं लेते? आपको काबिल है तो 5 बच्चा। धीरू भाई, मुकेश अंबानी 3 बच्चा लेकर बंद कर दिया, क्यों? उसको तो इतना पैसा, 10 बच्चा लेना चाहिए था, तो हमको भी आबादी बढ़ते थे। अगर हम एक बच्चा लेंगे, हम बोलेंगे उसको 40% हो गया, वो 5 ले लिया, वो हम नहीं कर पाएंगे। ये तो एक जिम्मेदार सरकार के नेता ये बात बोल रहे हैं। गलती हम लोग है, वो 40% हो गया घटने के कारण, तो हाँ हम न्यूक्लियर फैमिली होते जा रहे हैं। आप भी 1 से ज्यादा बच्चा नहीं लेते, आप क्यों 5 बच्चा नहीं लेता है? आपको तो आप एक अच्छा ले लीजिए वाला क्यों नहीं लेता? लेना चाहिए आपको। रह गया बॉर्डर घुसपैठी अगर जब आता है, बीएसएफ को देखना चाहिए वहां पर। और बीएसएफ को एनआईए और आईबी दोनों होम मिनिस्टर के अंडर में पड़ता है। रॉ रिसर्च एनालिसिस जो पड़ता है वो प्रधानमंत्री के दफ्तर के अंदर में पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। बॉर्डर से राणा जी कोट करिए, उन्होंने 1 और 5 बच्चे का उदाहरण दे दिया। भाई उनके 5-5 बच्चे, इसलिए वो बढ़ रहे हैं, आप लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। जी संजय जी, राणा जी अच्छी उन्होंने बात बोली कि वो बच्चे दे रहे हैं, यानी जानवर हो गए, सुअर हो गए, भैंस बकरी अब जानवर हो गए, इसलिए बच्चे दे रहे हैं। देखिए, अगर वो बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं 1 वर्सेस 5, अगर देश देखिए राणा जी, जवाद भाई, आप लोगों से मैं एक निवेदन करूंगा, क्योंकि हम लोग देखिए आप नेशनल टेलीविजन बैठे हैं, तो हम लोग भाषा पे अगर मर्यादा करके अपनी तर्कों से बात रखें तो मजा आएगा। नहीं, ये नहीं, ये शुअर ये सब बोलना अच्छा नहीं है। मुझे शर्म आ रही है बोलने में। इस पे थोड़ा आप कंट्रोल रखें। अगर आपके पास तर्क है राणा भाई, तो आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अंजलि जी, तर्क कुतर दोनों है, लेकिन आपको शब्दावली संजय दादा की नहीं दिख रही थी। बच्चा दे रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बच्चा दे रहे हैं? बच्चा दिया जाता है, बच्चा फेंका जाता है, कुत्ते बिल्ली बच्चा देते हैं, इंसान बच्चा नहीं देता है। तो शब्दावली समझिए, आप लॉजिकली संजय जी, लॉजिकली आइए, आप बोल रहे हैं मुसलमान अगर 5 बच्चा ले सकता है, तो आप क्यों नहीं एक बच्चा पैदा कर रहे हैं? अरे राणा जी देखिए, ये चीजें अधीर रंजन चौधरी के साथ भी हुई थी। वो बंगाली जब बोलते हैं तो हिंदी में ऐसा निकलता है। मतलब देखिए, आप भाव समझ गए, उस पर तर्क दीजिए। राणा जी, टीएमसी के प्रवक्ता है क्या? राणा जी बोलिए, प्रवक्ता मत बनाइए। प्रवक्ता नहीं है। हाँ बस, अब शांत होकर सुनिए। देखिए, 1 बच्चे की बात हो या 5 बच्चे की बात हो, अगर उनको लगा ऐसे ही बोलना चाहिए आपको। नहीं बोलेंगे मैं सुधारूंगा, आप जिसका मन करे उसका प्रवक्ता मुझे बना दीजिए। नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप गलत फैसले बोल रहे हो। आप सुनिए, देखिए, अगर 1 बच्चे और 5 बच्चे की बात हो रही है, मैं तब समर्थन करता हूँ कि देश में पॉपुलेशन बिल आना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए। फिर
लिए टीएमसी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का विरोध क्यों कर रही है? भाई देश में अगर डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे तो चिंता आप लेके आइए, आप लेके आइए, हम तो समर्थन करेंगे बोल रहे हैं। मैं दो हमारा दो तो हम बोलेंगे ना, हेमंत विश्व शर्मा हम दो हमारा दो हम बोलना चाहते हैं तो, लेकिन आप नहीं कर पाता है। आपको बिल ये बिल सेंटर में क्या आता है संजय जी? राज्यसभा लोकसभा में ये बिल आता है, ये बिल विधानसभा में नहीं आता है, ये बिल विधानसभा में नहीं आता है मेरे भाई। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात संजय दादा। इसका मतलब अगर लोकसभा में बिल आए तो आप समर्थन करेंगे, टीएमसी समर्थन करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो हमारा बहुत बड़ी बात कर रहे हैं शशि जी, बहुत बड़ी बात टीएमसी ने कही थी कि अगर आप जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे तो टीएमसी समर्थन करेगी। शशि जी बिल्कुल करेंगे। शशि जी जवाब दीजिए। देखिए सबसे गैर जिम्मेदाराना बयान जो दिया है संजय दा ने कि 5 बच्चे 10 बच्चे आप भी करिए, उनको पालेगा पोसेगा कौन? शिक्षा व्यवस्था कौन सरकार करेगी? सरकार आप क्यों उससे कंपेयर कर रहे हैं? आप मुसलमान को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर मत कीजिए ना, इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप कंपेयर मत कीजिए, आप कंपेयर कर रहे हैं, आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर होगा। आप लॉजिक देते हैं तो उनको समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। बड़ा कौन करेंगे, खिलाएंगे कौन? ये तो जिम्मेदारी आप करो। आपकी पार्टी ने मुसलमानों को यूज किया है, आपकी पार्टी ने मुसलमानों को आप भी 5 बच्चे लीजिए ना, आप भी 5 बच्चे कीजिए ना, आपको कौन मना किया? आपको मना नहीं किया है आप, लेकिन लॉजिकली बात बोलिए। ठीक है ठीक है, आते हैं एक बार देखिए संजय जी क्या बोल रहे हैं आप कि आप भी 5 बच्चे दीजिए, क्या तर्क दे रहे हैं आप? मतलब वोट बैंक के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। संजय जी आप तो अच्छे प्रवक्ता, पढ़े लिखे हैं, लेकिन विद्वान टाइप, मतलब वोट बैंक के चक्कर में आप कुछ भी बोल देंगे। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं आप? बोल रहे कि 5 बच्चे आप भी दीजिए। अगर उनको 5 बच्चे आप उसमें आपको जलने का जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर कहेंगे आप रोजगार नहीं है। दीजिए सब कुछ कीजिए, आप काबिल है तो लीजिए, लेने के लिए कौन मना किया? मुकेश अंबानी का 3 बच्चे, इसमें क्या है भाई? अगर आप उनका अच्छे से पालन पोषण कर पाओगे या सड़क पे छोड़ देंगे? ठीक है जवाद भाई आते हैं। शशि जी जल्दी फिर जवाद भाई पास जाएंगे। बंद कर दीजिए। सुनिए संजय जी वोट बैंक के चक्कर में ऐसे बयान मत दीजिए। शशि जी बोले जल्दी जवाद भाई पास जाना मुझे। अगर कोई कंपेयर करेंगे तो कंपेयर के साथ हम भी कंपेयर करेंगे। ये कंपेयर आप ऐसे करेंगे, आप ये कंपेयर करेंगे। आप यहाँ नेशनल टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि बच्चे बढ़ाओ, ज्यादा बच्चा पैदा करो। ठीक है जवाद भाई 2 बड़ी पार्टियां हैं। अब देखिए टीएमसी जिनके ऊपर आरोप लग रहा है पश्चिम बंगाल में, जो कि किस तरीके से अब उनकी बात खुल के सामने आ गई, कह रहे भाई बच्चे पैदा करो, बढ़ाओ, आप भी पैदा कर लो। ये क्या तर्क हुआ? वोट बैंक के लिए नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। नहीं, ये तो आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी कहा था। क्या कहा था कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। अच्छा, साक्षी महाराज भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने भी कहा होगा। अंजलि भाई आप भूल गए होंगे, हम नहीं भूलते। हमको सब याद रहता है। हम भारतीय जनता पार्टी के देव हैं, उन बयानों को खूब अच्छे से याद रखते हैं। जैसे अभी शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया है, इसको हम ताउम्र नहीं भूलेंगे और ना भूलने देंगे। और टीएमसी के जो नेता बयान दे रहा है कि 5 बच्चे पैदा करिए, कौन नौकरी कौन देगा? अभी आप ही जंतर मंतर बैठेंगे, कहेंगे रोजगार दो। सुनिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये सवाल करना चाहता हूँ, आदरणीय गृह मंत्री जी से। पहले टीएमसी पे आप जवाब दे दीजिए। नहीं जवाब भाई, टीएमसी के बयान से सहमत आप हैं? टीएमसी का जो बात हो जाने दीजिए। हाँ मैं आप हर बात पे राहुल भागते हैं, टीएमसी पे आइए। अधिकारी ने बोला है, हाँ सुनिए, हाँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो शुभेंदु अधिकारी ने बोला है, ये संयोग है या प्रयोग है? अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने जो बोला है वो संयोग है या प्रयोग, बताइए जवाद भाई। अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने बोला कि 5 बच्चे पैदा करिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये संयोग है या प्रयोग? जवाब ये तो मोहन भागवत साहब ने भी कहा, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है नीरज जी आइए डिबेट में। अभी आपने दोनों लोग सुना, हालांकि जवाद भाई इस पे नहीं बोलेंगे, जवाद भाई इस पे नहीं बोलेंगे, लेकिन नीरज भाई आपके पास आते हैं। आप नहीं बोलेंगे। टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई वो 5 बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो करो, आप भी करो। इसका मतलब वोट बैंक के लिए कुछ भी कर रहे हैं। दोनों पार्टियों में अंतर क्या है? उनकी वो सियासत है, वो अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं। हाँ, ठीक है नीरज जी आइए। ऐसे बयान वीरों का मैं समर्थन नहीं करता। अब आप नीरज जी आइए। नहीं करता। ठीक है नीरज जी आइए। हैरत की बात है। नीरज जी आइए। अरे भाई नीरज जी के पास आइए।
जी एक बार नीरज अंजनी भाई 10 सेकंड तो दीजिए मुझे अरे तो आप मुद्दे पे गोल गोल घुमाएंगे, समय नहीं भाई। यूसीसी हाँ एक मिनट, अभी आ रहे हैं राउंड में। नीरज जी बोलिए। ये है कि शुभेंदु अधिकारी ने जो बोला है, अरे उसी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के प्रवक्ता अधिकारी कर रहे हैं कि 5-5 बच्चे पैदा करिए, आप में दम हो तो आप भी करिए। ये क्या हुआ? तो दोनों पार्टियों में क्या अंतर है क्या? नीरज भाई बोले जल्दी, फिर आपके पास आएंगे जवाब जी। नहीं, दोनों बातें होंगी यहाँ पे। एक मिनट अभी सुनिए, नीरज भाई बोलिए, नीरज भाई बोलिए। यहाँ पर भारत में अरे भाई अंजनी भाई 10 सेकंड तो दीजिए। कोड लाने की सख्त जरूरत है, ताकि जो इनकी मंशा है 5-5 बच्चे पैदा करने की इच्छा है, इस पर रोक लगे। ये 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करने की जो प्रयोग हो रही है इनके तरफ से, इस पर रोक लगे। देखिए ये सब जो कुतर्के हैं कुछ काम आने वाली नहीं है बात। बाकी जो शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा वो बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे भाई लोगों को रोजगार दो, यही कहे जॉब दो, पढ़े जाते हैं 5 शादियां 4 शादियां, एक बार असम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा सुनते हैं। अच्छा रोजगार आप लोगे, बच्चे आप उनको पढ़ा लिखा नहीं पाओगे, रोजगार कैसे मिलेगा? एक बार असम के मुख्यमंत्री को सुनते हैं और असम के उस पर चर्चा। काम कैसे कम हो गया बताते। ठीक है सुनिए। हर दिन मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हेमंत बिश्वा शर्मा कहना भाई 12% आबादी थी, अब 40% हो गई है। और यहाँ जवाद भाई कह रहे हैं कि भाई नौकरी दो, दूध महंगा हो गया। अरे एक लोग 5-5, 10-10 बच्चे पैदा करेंगे तो कैसे रोजगार मिलेगा? दूध महंगा होगा ना भाई। आते हैं अब देखिए मैं रंगरेज भाई, आइडियल 2 हो चुकी है। रंगरेज भाई, टीएफआर रेट भारत रंगरेज भाई हो चुका है। रंगरेज भाई मैं क्या करूं उसके लिए? रंगरेज भाई नहीं अभी पढ़े लिखे रंगरेज भाई ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। रंगरेज भाई इलाकों के अंदर रंगरेज भाई अब ऐसे में देखिए दोनों पार्टियों सुना। एक करीब भाई जो सबका साथ सबका विकास अब बंद करना पड़ेगा, जो हमारे साथ हम उसके साथ। एक पार्टी कह रही भाई हम तो कह रहे बच्चे पैदा करो, आप में दम हो तो आप भी पैदा करो। भाई दोनों पार्टियों में क्या अंतर है? भाई सबकी अपनी रणनीति, सबका अपना वोट बैंक है। देखिए अभी जो मोदी जी की सरकार बनी तीसरी टर्म्स वाली, उसमें 23 करोड़ लोगों ने उन्हें जो है वोट दिया और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। हमारे देश की पॉपुलेशन है 1 करोड़ 40 लाख, 1 अरब करीब, हाँ 100 करोड़ 40 लाख। तो फिर तो इसका मतलब है कि आप 23 करोड़ लोगों का विकास करेंगे, जो बाकी के लोग बच गए हैं उनका आप विकास नहीं करेंगे, आप उनके लिए काम नहीं करेंगे। तो उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये राजनीति, भाजपा किस तरीके की राजनीति करना चाहती है, कि जो उन्हें वोट देगा उनके लिए ये काम करेंगे और जो नहीं देगा तो इसका मतलब तो 142 करोड़ की जनसंख्या के जो है ये विकास नहीं करेंगे। तो उन्हें ये संज्ञान लेना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को उन्हें नकारना पड़ेगा, उनको विपक्ष में बिठाना पड़ेगा, उनकी सरकारों को हटाना पड़ेगा। और ये एक और गंभीर मुद्दा रंगरेज भाई, एक और बहुत गंभीर मुद्दा, उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहेंगे। एक और गंभीर मुद्दा, उस पर भी आप टिप्पणी दीजिएगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो आबादी यहाँ पे 12% थी वो 40% हो गई। अब ऐसे में इस हिसाब से जनसंख्या बढ़ेगी तो जो डिमांड है वो तो कम होगी। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी होगी ना, या फिर बैठ के कहोगे भाई नौकरी दो, दूध महंगा कैसे हो गया? तो इसको लेकर भी वोट बैंक के चक्कर में कह दे रहे हैं टीएमसी के नेता कि 5-5 बच्चे पैदा करो, आपके अंदर दम हो तो। रंगरेज भाई अच्छा सुनिए, 1951 में मुसलमानों की तुलना में हिंदू लगभग 25 करोड़ अधिक थे। 1971 में मुसलमानों की तुलना में हिंदू लगभग 40 करोड़ अधिक हो गए। 1991 में मुसलमानों की तुलना में हिंदू लगभग 60 करोड़ अधिक हो गए। 2011 में मुसलमानों की तुलना में हिंदू लगभग 80 करोड़ फालतू हैं अधिक हो गए। 2022 फालतू हो गए हिंदू आपके लिए, हिंदू करीब 90 करोड़ अधिक हो गए। हाँ। ये सारी चीजें इसे दिखाया जाता है कि 2014 से पहले हिंदू खतरे में नहीं था, मगर जब से हिंदुत्ववादी की एक सरकार और 2014 में मोदी जी की सरकार आई है, हिंदू आज खतरे में है। आज वो बहुसंख्यक समाज से अल्पसंख्यक समाज में ये ऐसा झूठा नैरेटिव फैलाया जाता है। अगर आज जिस हिसाब से मुसलमानों के बच्चे पैदा हो रहे हैं और हिंदू भाई अगर बच्चे ना पैदा करें तो अच्छा ये बताइए रंगरेज भाई, ये आज के इस महंगाई के दौर में आप 1-2 बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं दिल्ली में या कोलकाता में भी आप होंगे,
8-8, 10-10 हजार रुपए महीने फीस आ रही है, 5-5, 6-6 बच्चों को लालन पालन कैसे करेंगे भाई? अपने हिसाब से आप करोगे ना कि भाई कुछ भी। हाँ, डेमोग्राफिक जो चेंज हो रही है, हाँ नीरज जी, पहले 2.7 TRF रेट था मुसलमानों का, जो आज 2.2 है। तो सबसे ज्यादा पहले कोंडम, और ये सबसे ज्यादा जो गरम फालतू विरोधी बोल रहे गोलियां हैं, ये मुस्लिम सरासर इस्तेमाल इनका करता है। निंदनीय ये है। आंकड़ा है ये सरकारी। फालतू सब नहीं वो आपका आंकड़ा सही है। नहीं रमेश भाई, आपका आंकड़ा सही है। कुछ कमी नहीं, देखिए कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी जो रेशियो है बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर रेशियो। लेकिन अभी जो यहाँ पे नारे दिए गए टीएमसी के नेता तरफ, दादा मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि नीरज जी पश्चिम बंगाल की सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। नीरज जी, दादा ने अपनी बात क्लियर कर दी और मैसेज दे दिया। यहाँ बैठे बैठे हम लोग बात करें शुभेंदु अधिकारी पर, यहाँ पर दादा ने भी अपना एजेंडा सेट कर दिया। क्या कहा दादा ने? कहा कि भाई 5-5 बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप में दम आप भी करो। देखिए, ये तो अराजकता फैलाने की बात है। महाराज नहीं बोला है भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में ये अराजकता फैलाने की बात है। 5-5 बच्चे पैदा करो, 10-10 पैदा करो, कोई पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो, सरकार इस पे कोई कानून लेके नहीं आए, कोई नियम लेके नहीं आए, अपनी इच्छा से पूर्ति करो, हमारा वोट बैंक बनता रहो, ये उनका अराजकता फैलाने की बात है। देखिए, हम व्यक्तिगत नहीं जाएंगे, उनकी पार्टी की क्या सोच है, टीएमसी पार्टी की, बट मैं ये कह सकता हूं कि आज डेट में देश में यूसीसी कानून की सख्त जरूरत है, जिससे पूरे तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। जो डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, इस पर कंट्रोल की जरूरत है सही मायने में। यदि कंट्रोल नहीं किया जाएगा, एक बात तो आप भी मानेंगे ना, एक बात भी आप भी मानेंगे, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको वोट देने का हक है जी। अगर जिस पार्टी को हमने वोट नहीं दिया तो क्या वो पार्टी कहेगी हम आपके लिए काम नहीं करेंगे? ये क्या नई परंपरा है? नहीं, ये तो अस्वीकार्य है, ये तो अस्वीकार्य। लेकिन ये डेमोग्राफिक चेंज करके ये चीजें अपने पक्ष में करना, ये भी कोई सही परंपरा नहीं है। ठीक है, इस पे भी रोक लगाने की जरूरत है। आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं सारे मेहमान। 10-10 सेकंड में फाइनल कंक्लूजन। जवाद भाई आपसे 10 सेकंड अपनी बात रखिए जी। नहीं, आपने ये सवाल करा कि किस तरीके से जो है लोगों की महंगाई बेरोजगारी कम करी जाएगी। मैं आपको एक सजेशन देता हूं सरकार को, अभी बजट आने वाला है, आप बजट सत्र के अंदर जो है एजुकेशन का बजट बढ़ा दीजिए। जब आप 16 लाख करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों का राइट ऑफ कर सकते हैं, उतना ही बजट आप जो है हमारे शिक्षा को दीजिए। उतना ही बजट जो है, जितना आपका बजट है उतना बजट आप देश के स्वास्थ्य, आप चाहते हैं कि वो बजट बढ़ा दे, टीएमसी चाहती है कि वो बच्चे बढ़ा दे, टीएमसी चाहती है कि बच्चे बढ़ा दे। ठीक है दादा, आपका पक्ष 10 सेकंड में। मैं चाहता हूं शिक्षा और स्वास्थ्य पे बजट अधिक से अधिक होना चाहिए। ठीक है दादा, 10 सेकंड में आप में और शुभेंदु अधिकारी में फिर अंतर क्या रहा? दोनों अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। नहीं, आप बात को मत तोड़िए। आपको जो बता रहा है संजय राणा बोल रहा है 12% से 40% हो गया है। अरे वो असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो 40। अगर मोहन भागवत बोलता है 5-5, 10-10, सच्ची राय महाराज बोलता है 5, आप भी लीजिए ना, आपको कौन मना किया? आप कीजिए। और रह गया एजुकेशन का मैटर, स्कूल का, सरकारी स्कूल नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम कहां से पढ़ाई किया? सरकारी स्कूल से लेकर मिसाइल मैन बना था कि नहीं? अब ये आपको मेघनाथ साहा इतना बड़ा साइंटिस्ट, जगदीश चंद्र बोस इतना बड़ा साइंटिस्ट था, वो सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया था, पढ़ाई करके इतना बड़ा साइंटिस्ट बना था कि नहीं? कितना आदमी बोलिए तो इंग्लिश मीडियम बड़े बड़े स्कूल में लॉरेटो। ठीक है शशि जी 10 आखिरी कमेंट। शशि जी आखिरी कमेंट। संजय जी बोल रहे हैं कि बड़े बड़े लोग सब सरकारी स्कूलों में पढ़ के बड़े नेता बने, बड़े माने महान व्यक्ति बने। और आजकल के सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है आप लोग सब देख रहे हैं, एसएससी, टेट, सब में दुर्नीति है, भ्रष्टाचार। 400 करोड़ रुपए की दुर्नीति की आपकी सरकार ने। ठीक है, इतना ही समय था हमारे पास। जरा सी शर्म नहीं आपकी सरकार को। ठीक है, इतना ही समय था हमारे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने अपना समय दिया। संजय जी आपका, जवाद जी आपका, मेहरुद्दीन जी आपका, नीरज जी आपका, संजय राणा जी आपका, शशि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत की। सियासत है और सियासत में सबके अपने अपने वोट बैंक है और उससे आप लोग बयान देते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है कि अगर हमने आपको वोट नहीं दिया तो आप हमारे लिए काम नहीं करेंगे, इस पर सोचना पड़ेगा। और इसी के साथ सबका हिसाब होगा। मैं आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।